बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है। यकीनन आपको मेरी स्पीड से और मेरे इंट्रोडक्शन की तेज़ी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पहली चीज़ बताता चलूँ कि आज के टॉपिक में जो है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस टॉपिक का पहले हिस्से में हम सारा कंसेप्चुअल स्केच स्टडी कर लेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी वर्किंग और इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक बगैर टाइम ज़ाया किए आप लोगों ने साथ साथ अंडरस्टैंड कर लेने, ठीक है जी। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री जो है जब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं तो एक बात आपको और मैं इसमें ऐड करवा दूं कि चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक हमेशा फेवरेट टॉपिक के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इसलिए आप लोगों ने भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और मैं भरपूर कोशिश करूँगा आज कि आप लोगों का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल जितना भी हो सकता है आप लोगों तक डिलीवर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी, न्यू ड्रेसिंग, न्यू कटिंग और न्यू टॉपिक के साथ मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके जी, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को मैं आप जो है पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको। बेटा देखें, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री ऐसे है कि जैसे आपके पास कोई लाइट का सोर्स होता है, ये यहाँ पे मैं ये सन बना देता हूँ, ठीक है जी। और यही कमाल है उस्तादी का कि आपने सूरज बनाना है सूरज बनाएं, चांद बनाना है चांद बनाएं, कुछ बनाना है बनाते चले जाएं। स्टूडेंट्स इसको सन मानेंगे और मून बनाऊंगा तो उसको मून मानेंगे। तो बहरहाल एक एडवांटेज तो हम लेना कि अपनी उस्तादी दिखाते रहें आपको। बहरहाल जी चलते हैं बात की तरफ। सन जो है देखें, ये लाइट जब इस प्रिज्म पे आती है तो ये प्रिज्म क्या करता है, इन लाइट को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये यहाँ पर सेपरेशन हो जाती है, इसको डिस्पर्शन का नाम देते हैं। ये जो बेंडिंग हो रही है इसको हम डायफ्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, यानी टुकड़ों में बट जाना लाइट का। और ये हमारे पास यहाँ पर ये एक स्पेक्ट्रम बन जाता है जिसको नाम देते हैं विबग्योर का, GYOR, यानी ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके जी, हमारा कंसर्न इसके साथ नहीं है, बल्कि इसको समझ के जो हमें ऑलरेडी समझ आई हुई डेली लाइफ की चीज़, उससे हम अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बेटा, इसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। ये और बात है कि कुछ टाइप है स्पेक्ट्रम की जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल पहले एक ब्रॉड सेंस में जो बात है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। हम इसको नाम दे रहे हैं जी स्पेक्ट्रम का। ओके जी, अब इस स्पेक्ट्रम के टॉपिक में जब हम इसको कह रहे हैं स्पेक्ट्रम, तो सेम पैटर्न पे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक सोर्स है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आइन सोर्स, ठीक है जी। आप मेरे ऊपर नज़र ना रखें, टॉपिक पे रखें, मैं भी नज़र आ जाऊँगा आपको। इसको हम नाम देते हैं आइन सोर्स। ये आइन प्रोड्यूस करेगा। ये आइन जो यहाँ से, ये आइन सोर्स है, अभी हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में सारी चीज़ें। ये यहाँ से जब आता है तो यहाँ पर होती है एक मैग्नेटिक फील्ड। जो काम प्रिज्म का है वही काम मैग्नेटिक फील्ड का है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में। सो मैग्नेटिक फील्ड से जब ये सोर्स आइंस जो हैं वो गुजरते हैं तो बेटा वो भी उसी तरह से ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं और डायफ्रैक्ट हो जाते हैं। सो ये क्यों हो जाते हैं, कैसे होते हैं, कितने बन जाते हैं, ये सारी डिस्कशन बाद की है, ठीक है जी। अभी फिलहाल हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो दोनों का कंपैरिजन आप देख लें कि ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपको यहाँ से आइडिया क्लियर होता है कि एक लाइट जाएगी, ठीक है जी, लग रहा होगा वाइट लाइट है, लेकिन जब डिवाइड होगी तो बहुत सारे कलर्स बन जाएंगे क्योंकि उसके अंदर मिक्स होती हैं वो चीज़ें और वो नज़र नहीं आ रही होती। यहाँ पर भी यही कुछ है कि एक हमारे पास अगर एलिमेंट है तो उसके जितने आइसोटॉप्स हैं वो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इनको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें, आइंस बना के मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे तो वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ये हमारे पास तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का एक छोटा सा कंपैरिजन आपको मैंने समझा दिया। क्लियर जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं हम। ओके, अब इसकी डेफिनेशन जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डेफिनेशन में क्या होगा, आखिर ये क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। सो देखें जी, हम ये पढ़ने जा रहे हैं एक मॉडर्न टेक्निक। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री एक मॉडर्न टेक्निक है
ये हमारे चैप्टर 1 की क्वालिटी है कि हमारे इस चैप्टर में सिर्फ यही मॉडर्न टेक्निक है जो दी गई है, बाकी हम तकरीबन हिस्ट्री जो है या बेसिक्स जो है वो सारे के सारे स्टडी करते हैं। सो ये हमारे पास एक बात तो ये याद रख लें कि ये एक एनालिटिकल टेक्निक है, ये टेक्निक है, ठीक है जी। जब मीट्री आ जाए तो मैयर, मीट्री का मतलब टू मैयर, यानी स्पेक्ट्रम देख के आप चीज़ें मैयर कर लें, वो पढ़ेंगे हम कैसे मैयर कर लें। यानी स्पेक्ट्रम देख के हम उसके अंदर मैसेज मैयर करेंगे, उसके अंदर अबंडेंस मैयर करेंगे, उसके अंदर हम जो है वो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स मैयर करेंगे, तो बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन आने वाली हैं। तो ये पहली बात आपको क्या बताई कि ये है एक एनालिटिकल टेक्निक, और ये किस लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू फाइंड, ये क्या है जी? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड, ये किस लिए यूज़ होती है? आप देखते जाएं, ये समझ लें, इसकी एप्लीकेशन मान लें आप इसकी एक ब्रॉड स्टडी मान लें कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई हो रही है। तो जो जो चीज़ें हमारे इस चैप्टर के इस टॉपिक में कवर होंगी सारी की सारी मैं आपको वहाँ यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले देखें बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, पहला पॉइंट। दूसरा हम कहते हैं जी मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स, ये है जी मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स, दो बातें हो गई। तीसरी बात देखें बेटा, यहाँ पर हम ये कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस भी फाइंड कर सकते हैं हम इसमें रिलेटिव अबंडेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब इस टॉपिक को एक प्रॉमिस के साथ स्टार्ट करने लगा हूं, सुनिएगा मेरी बात बड़े गौर से। प्रॉमिस क्या है आपसे? प्रॉमिस ये है कि मैं बार बार ये चीज़ें आपको बताऊंगा, और जितने भी पॉइंट लिखे हैं आपको ये समझाऊंगा। इस 2 लेक्चर्स के अलावा मैं एक छोटा सा वीडियो लेक्चर और जो है वो हमारे पास होगा, और उसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स समझाऊंगा कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जो ट्रिक्स आते हैं कि वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप उन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए कैसे ज़बरदस्त क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी आपसे डिस्कशंस होंगी, सारी बातें आपको समझाऊंगा, और ये प्रॉमिस करते हुए हम अपना टॉपिक आगे लेके चलते हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का आपको ये क्लियर हो गया आइडिया। अब चलते हैं बेटा कि इसमें मैस स्पेक्ट्रम क्या होगा। ये हमारे पास आगे है मैस स्पेक्ट्रम। देखिए जी, अब इस मैस स्पेक्ट्रम को जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो एक्चुअली ये क्या है, हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के अलोंग, मैथ वालों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए एक्स एक्सिस का दूसरा नाम जो है वो ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज कोई इतना नहीं है। एब्सेसा एक्स एक्सिस को कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम नाम देते हैं ऑर्डिनेट। ओके जी, पहले तो हम इसके 2 एक्सिस बना लिए। अब हम इसमें यहाँ पे मैसेज जो हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैस टू चार्ज रेशो कह दें आप, या मैसेज की बात कर लें, वो हम लिख लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लिख लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस। ओके जी, ये है रिलेटिव या नेचुरल अबंडेंस, जो भी नाम दे दें आप, परसेंटेज अबंडेंस, जो भी नाम दे दें। ओके जी, अब यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो इस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है, ऐसे इस फॉर्म में आता है ये रिजल्ट। ओके जी, इस फॉर्म में आएगा, और ये रिजल्ट क्या होगा, ये जो बेटा ये जो हैं, ये जितने भी मैंने ऐसे ये रॉड से बनाए हैं, इनको बेटा नाम देते होते हैं पीक्स का, पीक्स का।
क्लियर जी, इनको क्या नाम देंगे, पीक्स का नाम देंगे। अब देखें जो हमारे पास पीक्स होती हैं उसमें हमारे पास पहला पॉइंट देखें, मैं आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। जितनी पीक्स होंगी उतने ही आइसोटॉप्स के क्या होते हैं, नंबर होते हैं। पीक्स हमारे पास अगर यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रही हैं तो इट मीन्स हमारे पास आइसोटॉप्स भी कितने हैं, इसके 3 होंगे। तो ये नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। लेकिन जी इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये पॉइंट आपके जहन में रह जाए। ये नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। क्लियर होगी बात जी। दूसरा पॉइंट देखें, अब ये देखें हाइट, ये है हाइट ऑफ द पीक। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है वो किसकी होगी इनमें से, सबसे ज़्यादा जो एक्सेस में है? मैंने आपको क्या बताया कि अलोंग वाई एक्सिस क्या चीज़ है, रिलेटिव अबंडेंस, यानी ये कितनी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं कंपैरेटिवली, वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है जी, अलोंग वाई एक्सिस, यानी ये पीक जितनी ज़्यादा होगी हाइट में उतनी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर जी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द पीक, हाइट ऑफ पीक इज इक्वल टू द रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस कि हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव अबंडेंस को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी बात हम कहते हैं कि अब क्या चीज़ है, अब तीसरी बात आप क्या कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मैस है वो हम कह देते हैं कि जी ये हमारे पास है जी 20, लेट्स सपोज ये है 20, ये हम कह देते हैं जी 21 है, ये हम कह देते हैं जी 22 है। ठीक है जी, ये मैस हम लिख देते हैं 20, 21, 22। अब ये होगा कि पोजीशन ऑफ पीक, पोजीशन ऑफ पीक, जो भी पीक की पोजीशन होगी इज इक्वल टू द मैस ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप के मैस को वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो पोजीशन ऑफ पीक रिप्रेजेंट्स द मैस ऑफ द आइसोटॉप। तो ये आपको 3 पॉइंट हाईलाइटेड फॉर्म में बता दिए। सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ पीक्स क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स के इक्वल। फिर क्या बताया, हाइट ऑफ द पीक इज इक्वल टू द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स। तीसरी बात, जिस जगह पर है ये पीक उस जगह को हम कहते हैं पोजीशन, और पोजीशन ऑफ पीक रिप्रेजेंट्स द मैस ऑफ आइसोटॉप। क्लियर जी। सो ये हमारे पास है मैस स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास ये जो पॉइंट मैंने बनाया इसको मैं एमसीक्यू की फॉर्म में हाईलाइट करवा दूं आपको। ये आपके पास पेपर्स में जो है ये आ चुका है, और ये लाहौर और गुजरांवाला बोर्ड में, ये हमारे पास है जी लाहौर बोर्ड में, और ये गुजरांवाला बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ठीक है जी। और हमारे पास देखिए 18 में और 17 में ये क्वेश्चन जो है वो बन चुका है। हाइट ऑफ द पीक इज इक्वल टू द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप। ओके जी, मैस स्पेक्ट्रम की बात क्लियर। चलते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है ना बुक में, वो बेटा दी गई है नियॉन की। नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एक नियॉन 20 है, एक नियॉन 21 है और एक नियॉन 22 है। एक्चुअली क्या चीज़ है ये, आपको लास्ट टाइम याद होगा आइसोटॉप्स के टॉपिक में मैंने आपको तरीका बताया था आइसोटॉप्स लिखने का। नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। जो नियॉन का पहला आइसोटॉप है उसका मैस है 20, दूसरे आइसोटॉप का 21, तीसरे आइसोटॉप का 22 है। तो अगर हम यहाँ पर ये नियॉन का एक मैस स्पेक्ट्रम जो हमारे पास बुक में गिवन है वो अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनके मैसेज को, यहाँ पे हम इसका मैस लिख देते हैं, ये RA फॉर द रिलेटिव अबंडेंस, और यहाँ पर मैं ये पीक्स बना देता हूँ। ये 20 नियॉन 20 ये है 90.92%।
और ये दूसरी पीक स्मॉल सी पीक है, ये है 0.257, जिसको आप 0.26 भी लिख सकते हैं, और इसका मैस क्या होगा 21, ठीक है जी। और तीसरी पीक जो है ये नियॉन 22 की होगी, ये नियॉन 22 की होगी, और इसका जो मैस होगा वो है 22, और इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है दिस इज 8.82%। ओके जी, ये वो एग्जाम्पल है जो हमारे पास बुक में प्रॉपर गिवन है। इसलिए अब आप देखें यहाँ से हम बता सकते हैं कि नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंट नियॉन 20 है, और जो 20 पे आया इसका मतलब नियॉन के पहले आइसोटॉप का मैस 20 है, दूसरे का 21, तीसरे का 22 है। ओके जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास पॉइंट है इसके प्रिंसिपल का। इसमें एक जो है वो बात याद रखिएगा कि प्रिंसिपल लिखते हुए ना आपने स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये अक्सर जब हम पेपर चेक करते हैं तो इसमें इन्होंने जो है वो कॉलेज वाला प्रिंसिपल लिखा होता है, जो असूल जिसको कहते हैं वो नहीं लिखा होता। तो अब इसका असूल स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखें बेटा, कोई भी सैंपल होगा उसको सबसे पहले वेपराइज किया जाता है, वेपराइज, ठीक है जी। किसी भी सैंपल को वेपराइज किया जाता है। वेपराइज करने के बाद उसको करते हैं आयोनाइज। किसी भी सैंपल को, देखिए मैं सीक्वेंस समझा रहा हूं, किसी भी सैंपल को आप सबसे पहले क्या करते हैं वेपराइज, फिर क्या करते हैं आयोनाइज। अब आयोनाइज होने के बाद उस सैंपल को हम सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ mass to charge ratio value in the magnetic field, in the magnetic field। इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये बड़ा इंटरकनेक्टेड पॉइंट है। आप समझते जाएंगे, चीज़ों को देखते जाएं, और इंशाल्लाह ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। आफ्टर दैट जब हमने यहाँ पर ये इनकी सेपरेशन कर ली, तो फिर हम एक मैस स्पेक्ट्रम जो है ये ऑब्टेन कर लेते हैं। मैस स्पेक्ट्रम ये हम ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसमें m/e अलोंग x एक्सिस और रिलेटिव अबंडेंस हम क्या करते हैं अलोंग y एक्सिस, और जो रिज़ल्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पीक्स जो है वो हमें ऑब्टेन हो सकता है। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको पूरा सीक्वेंस समझाया। आप बुक की जितनी भी प्रॉपर वर्डिंग स्टडी करेंगे आपको पता लगता जाएगा कि ये पॉइंट कैसे है। अब आपकी स्क्रीन पे बुक जो आपके पास बुक में जो वर्डिंग लिखी हुई है मैं उसको रीड आउट करने लगा हूँ, और आपकी बुक पे ये वर्डिंग आएगी और आप लोगों ने इसकी रीडिंग सुननी है साथ साथ, और उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखें जी, अब आपकी सामने जो है वो पेज है बुक का। अब देखिए जी, आपके पास पेज नंबर 8 है, और इसमें आपका टॉपिक है बिल्कुल बॉटम पे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटॉप बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें देखें बेटा, यहाँ पर मैं सेकंड लाइन से बात शुरू कर रहा हूँ। इन दिस टेक्निक ए सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटाइज्ड, मैंने आसान लफ्ज़ लिखा वेपराइज्ड का, एंड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The gaseous positive ions thus formed are separated on the basis of their mass to charge ratio and recorded in the form of peaks। ये हमारे पास वो पूरा प्रिंसिपल है जो मैंने अभी आपको रीड किया। इसमें क्या था, सबसे पहले सैंपल को हमने क्या किया वेपराइज, उसके बाद क्या किया आयोनाइज, और अंडरस्टूड है बाय हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो वैल्यू इन द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है, और ये इन द फॉर्म ऑफ पीक्स होता है। और ये मैं आपको पहले भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर गया हूँ कि इनको हम नाम के देते हैं, पीक्स का नाम देते हैं। ये क्लियर होगी जी बात यहाँ तक? ओके जी, अब प्रिंसिपल तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीटर, या इसका दूसरा नाम मास स्पेक्ट्रोग्राफ।
सो अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, आपको फर्क क्या मिलेगा? ठीक है बेटा, देखें मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ना, इसमें हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं कोई मेटालिक प्लेट्स का, और जो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है इसमें हम यूज़ करते होते हैं डिटेक्टर फोटोग्राफिक फिल्म्स का। फोटोग्राफिक फिल्म की वजह से हम इसको नाम क्या देते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ। फोटोग्राफिक फिल्म आपने देखनी है तो आपने एक्सरे देख लें, आप फोटोग्राफिक फिल्म देखनी है तो आजकल तो दौर है ना डिजिटल सारा, लेकिन हमारे दौर में जो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी वो एक रोल सा होता था और उसी के ऊपर जो है वो बड़ी भूतों वाली पिक्चर हमें नज़र आती थी। फिर वो जब बन के आती थी पिक्चर तो उसमें बड़ा हैंडसम में नज़र आता था। तो खैर ये तो जवानी की बातें थी, आपसे डिस्कस कर रहा था, तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में आपको डिफरेंस बता दिया कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इसमें डिटेक्टर यूज़ होता है किसका, मेटालिक मेटल्स का, और स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या यूज़ होती है, स्पेक्ट्रोग्राफिक फिल्म यूज़ होती है एज ए डिटेक्टर। सो क्लियर जी बात। अच्छा अब बेटा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम कहते हैं कि दिस इज़ ए टेक्निक। ठीक है जी, ये यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं टेक्निक। देखें ये मीटर यहाँ पर आया, मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्निक, और जहाँ पे होगा मीटर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट। देखिए बेटा ये होगा इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा, यूज्ड टू फाइंड एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स। कैसे जी, क्लियर होगी बात? ये बुक की डेफिनेशन बिल्कुल सेम लिखी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है टू फाइंड द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स। चलते हैं जी, अब नेक्स्ट इसमें है टाइप्स की बात करते हैं। हम टाइप्स को जब हम डिस्कस करते हैं, ये बेटा इसकी टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 3 टाइप्स हमारे सिलेबस में डिस्कस की गई हैं और इन तीनों टाइप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। पहली टाइप है एस्टन, सेकंड टाइप इज द डेम्स्टर और थर्ड टाइप है मॉडर्न। अब सबके साथ स्पेक्ट्रोमीटर तो आने ही आने हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो चुकी होगी। एस्टन, डेम्स्टर, मॉडर्न। आपको एक बात बताता चलो बेटा, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में बहुत से साइंटिस्ट जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने वर्क किया था, लेकिन हमारे क्योंकि बुक में सिर्फ 2 नाम दिए हुए हैं तो इसलिए इन दोनों नामों को हम लेके चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बता दूं। एस्टन जो था वो जे थॉम्सन एक साइंटिस्ट गुजरा है और बहुत बड़ा नाम फिज़िक्स में रहा है और केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ाया जाता है, जिसने चार्ज टू मैस रेशो वैल्यूज़ वगैरह यानी चार्जेस वगैरह के बारे में और प्रॉपर एक जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन्स की उसके नाम से रिलेट की जाती है। तो उस जे थॉम्सन का ये असिस्टेंट आया था, ठीक है जी, और वहाँ पे जे थॉम्सन जो है उस वक्त वर्क कर रहा था और इसने जब उसको असिस्ट किया तो इसने आइसोटॉप्स को जो है वो डिस्कवर करना शुरू कर दिया और इसने जो स्टेबल आइसोटॉप्स थे इसने डिस्कवर किए। और इसमें एक बात आपको बता दूं कि एक आइसोटॉप बना, उसको वो समझता था कि शायद ये कोई नया आइसोटॉप है, उसको मेटा नियोन का नाम दिया। हालांकि वो नियोन का एक ही आइसोटॉप था जो उस वक्त इसे डिस्कवर किया था, उसको उसने मेटा नियोन का नाम दे दिया। तो इसने एक रूल बनाया जिसको होल नंबर रूल के नाम से जाना जाता था। होल नंबर रूल वो ये कहता था कि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं वो उनका मल्टीपल जो है वो मैस होता है टू द हाइड्रोजन एटम। होल नंबर सो कॉल्ड था वो एक रूल, ख़त्म हो गया नो डाउट। लेकिन ये था कि इसने एक डायरेक्शन दे दी एस्टन ने। 1911 में इसने स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो एक डिस्कवर कर लिया और उससे उसने सेपरेशन शुरू कर दिया आइसोटॉप्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज। लेकिन ये था कि वो आइसोटॉप सेपरेट हो सकते थे जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। डेम्स्टर ने क्या किया, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, ठीक है जी, ये इंग्लैंड का था, ये अमेरिका का था। डेम्स्टर जो है 1936 में जो है वो एक डिस्कवरी करता है
जिसमें इसने एक्चुअली काम क्या किया, एक फिलामेंट इसने डिस्कवर किया जो सॉलिड सैंपल्स को वेपराइज कर देता था, वेपर्स में कन्वर्ट कर देता था। अब उन वेपर्स के ज़रिए उसने आगे पूरा प्रिंसिपल वही अडॉप्ट किया जो यहाँ पर इसने किया था। ठीक है, तो ये यूरेनियम का जो आइसोटॉप एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ हो रहा है, ये इसको दुआएं दें जिसने जो है ये डिस्कवर करके दुनिया को दे गया। आगे चलते हैं जी, मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में दो चीज़ें ऐड की गई कि एक तो है एम्पलीफायर और एक है रिकॉर्डर। कि पहले ये होता था कि जो रिज़ल्ट निकल आया तो बस अब वो ख़त्म। ठीक है, जैसे पहले फ़ोटोकॉपियर मशीन्स होती थी कि आपने क्लिक किया वहाँ से फ़ोटोकॉपी निकल आई। अब क्या होती हैं, जो आजकल की मशीन्स हैं, आप उसके अंदर रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये रिकॉर्डर इसके साथ अटैच किया जाता है मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, और वो जो रिकॉर्डर है उसमें आप सारे का सारा डाटा अपना रख सकते हैं। किस डेट पे आपने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम क्या था, वो डाटा दोबारा से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिफरेंस बताया। अच्छा, अब मैं आपको कोई एक एमसीक्यू भी बताऊंगा। डीजी खां बोर्ड का 2018 का एक एमसीक्यू कि डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर किस लिए यूज़ किया गया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए बेटा, एस्टन जो है ये था फॉर गैसियस सैंपल्स। यहाँ पे सेपरेशन होती थी ऑफ आइसोटॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैस। मैस की बेस पे यहाँ पे आइसोटॉप्स को सेपरेट किया जाता था। अच्छा बेटा देखें, ये जो था ये हम कहते हैं फॉर सॉलिड सैंपल्स। ये सॉलिड सैंपल्स के लिए यूज़ किया गया। इसके सामने मैं एमसीक्यू लिख देता हूँ, और मैंने आपको बताया कि डीजी खां बोर्ड 2018 का एमसीक्यू ये था, और वो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ डिज़ाइंड फॉर सॉलिड सैंपल, लिक्विड सैंपल, गैसियस सैंपल, ये ऑल। तो ये सॉलिड सैंपल्स के लिए। और यहाँ पे सेपरेशन किस वजह से होती थी, सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स, सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो वैल्यू। ठीक है जी, इसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक एम्पलीफायर का था और एक रिकॉर्डर का था। तो ये तीन हिस्से हमने डिस्कस कर। होप सो आज के इस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लेरिफाई हो गई होंगी। लेकिन आप जो नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे वो उस वक्त तक आपको क्लियर नहीं हो सकते जब तक आप ये वाला लेक्चर अंडरस्टैंड नहीं करते। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।